जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स। बेटे, ये जो रोटेटिंग फ्रेम है इसे हम यूनिफॉर्मली लिखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है वो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स है। ये जो रोटेटिंग फ्रेम है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे वो जो एग्जाम्पल है वो अर्थ है, क्योंकि हमें पता है कि जो रोटेटिंग फ्रेम है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। तो जो रोटेटिंग फ्रेम है उसे हम कह सकते हैं कि एक वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के पास दो तरीके का मोशन है बेटे। अर्थ के पास दो तरीके का मोशन है, एक तो रिवॉल्विंग मोशन और एक है रोटेटरी मोशन। अर्थ का अपने एक्सिस पर, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पर ओमेगा के एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये क्या है, अर्थ है। बेटे, अर्थ थोड़ा सा ऐसे ना होकर थोड़ा सा हम ऐसा कहें कि इस तरीके से है, यानी कि 23.5 इतने डिग्री पर वो झुका हुआ है। और अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो हमें ये पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, और ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है। तो ये बेसिकली आपको पता भी होगा कि ऐसे अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो ये डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे बनेगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। बेटे, हमें यह भी मालूम है कि जो मेरा अर्थ है वो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा है। मतलब हम ऐसा कहें वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा है, या मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास एक बॉल है, मैं लेकर आता हूं उसको। ये बच्चों की खेलने का बॉल है, प्रॉपर शेप में नहीं है। खेल खेल कर बच्चे इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं इसका शेप। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बॉल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां पर मैं इसको स्टेब्लिश करता हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, और ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये बॉल वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये इस तरीके से। और आपको पता है कि जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा तभी तो हमें पता चलता है कि जो हमारा सन है वो ईस्ट में सन राइजिंग होकर वो नॉर्थ साउथ से होते हुए वेस्ट में आता है, क्योंकि ये एक रोटेटरी फ्रेम है, और रोटेटरी फ्रेम में एक अलग से फोर्स फील होने लगता है इसके एक्सेलरेशन की वजह से, जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो बेटे, ये भी याद रखना कि किसी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में इसके फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से इस फ्रेम में जो भी पार्टिकल होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जो कोई भी पार्टिकल होता है, इस फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से उस पर एक उस एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, या हम उसी को यहां पर कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि अर्थ हमारा कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसके अपोजिट में हमारे पास एक फोर्स है, और जो इसके एक्सेलरेशन की वजह से उस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स को समझने के लिए और एक एस्पेक्ट हमारे पास है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास बहुत प्रॉपर तो मैप नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे अर्थ का उसका इंडिया का मैप थोड़ा सा बहुत बेकार मैप बन गया है बेसिकली। तो आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे कुछ मैप हमारा बन रहा है, तो ये ऐसे, तो
ऐसे सपोज करो कि ये मैप बन गया और यहां पर हमारा क्या है, दिल्ली है, और यहां पर सपोज करो उड़ीसा है, या हम उड़ीसा तो बहुत बड़ा है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है भुवनेश्वर, और इसी के बगल यहां कहीं पर एक कोई और पॉइंट है, ये मैं मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यहां पर ये रायपुर मैं लिख देता हूं, रायपुर, और यहीं कहीं पर नागपुर भी है, ये नागपुर है, ये मैं यहां पर रायपुर लिख देता हूं, रायपुर, और यहां पर है नागपुर। तो बेटे अब हम एक चीज जान चुके हैं कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अब अर्थ जो अर्थ है, इंडिया जो है अर्थ के इसी नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहीं ना कहीं है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि भुवनेश्वर यहां पर है, भुवनेश्वर यहां पर है, और रायपुर यहां कहीं पर है, और नागपुर यहां कहीं पर है, और ये मेरा दिल्ली है। आपने क्या किया, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, और आपने क्या किया, एक पार्टिकल को यहां पर आपने क्या किया, भुवनेश्वर के लिए एक पार्टिकल को किसी सर्टेन स्पीड से आपने फेंक दिया। तो क्या आप जान रहे हैं कि यहां पर जो पार्टिकल आपने फेंका है वो पार्टिकल भुवनेश्वर पहुंच पाएगा? तो आंसर है नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि जिस फ्रेम में ये पूरा का पूरा सिस्टम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पूरा फ्रेम ही किसी एक्सेलरेशन से यहां पर मूव कर रहा है। तो आप याद रखिए कि जब बी वेलोसिटी से इस भुवनेश्वर में आपने किसी पार्टिकल को फेंका है तो वो इस अर्थ के साथ वो क्या होगा कि थोड़ा सा मूव कर जाएगा वो जगह, और ये पार्टिकल भुवनेश्वर ना पहुंचकर कहां पहुंचेगा, या तो रायपुर पहुंचेगा या तो फिर ये नागपुर पहुंचेगा। थोड़ा सा इधर या उधर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर या उधर हो जाएगा, भुवनेश्वर नहीं पहुंचेगा, या रायपुर या नागपुर कहीं ना कहीं इधर उधर पहुंचेगा, यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। इसी को बेटे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हुआ, या कोरियोलिस फोर्स की वजह से हुआ। उसी चीज को हम लोग यहां पर प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। या फिर आप एक एग्जांपल और लें कि आपके पास ऐसे एक चक्ति या डिस्क के शेप में ऐसे रोटेटिंग फ्रेम होते हैं या झूले आते हैं बच्चों के, बच्चे ऐसे यहां पर ऐसे खड़े हुए होते हैं, ऐसे खड़े हुए होते हैं, ये इसका सेंटर होता है। तो आप जब यहां से कोई गेंद इसको फेंकते हैं, इसको फेंकते हैं, तो ये गेंद जो होता है इसको नहीं मिलता है, क्योंकि आपने किसी स्पीड v से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब इस v से इसके पास आपने एक बॉल फेंका है, तो जितने में ये यहां से जब आप बॉल फेंकते हैं इसके पास पहुंचता है, उतने ही टाइम में ये जो मेरा ऑब्जर्वर है वो कहीं यहां पर आ जाता है, और ये ऑब्जर्वर कहीं इसकी यहां पर आ जाता है। तो आपने इस ऑब्जर्वर के पास फेंका था और ये ऑब्जर्वर यहां आ गया, और ये ऑब्जर्वर यहां आ गया, तो आपने फेंका तो इसके पास था, लेकिन आ गया किसके पास? इसके पास आ गया। तो यहां पर जो ये इफेक्ट है ये भी कोरियोलिस इफेक्ट है। या फिर से आप देखें कि ये जो ऑब्जर्वर है ये मान लेते हैं कि 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है। तो जब आपने इसको फेंक दिया तो 1 ऑब्जर्वर यहां आ गया, 2 यहां पर आ गया। तो आपने फेंका था 1 के पास और आ गया 2 के पास। तो ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट है ये कोरियोलिस इफेक्ट है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से है ये। तो हम यहां पर उस एस्पेक्ट को देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर होंगी। मिटा देता हूं इसको। तो हमारे पास पहले जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया और उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पोजीशन देखा था, वेलोसिटी देखा था, वही सारी चीजें यहां भी देखना है हम लोगों को। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फ्रेम है बेटा, और इस फ्रेम का ये जो एक्सिस है y
एक्स और ये जेड, एक्स वाई और जेड, और इस फ्रेम का नाम है एस, जो कि इनर्शियल फ्रेम है। बेटा इसका मैं नाम लिख देता हूं, इनर्शियल फ्रेम है। या इनर्शियल फ्रेम है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसको मैं मान ले रहा हूं कि ये स्टेशनरी है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 0 है। या मैं ऐसे लिख देता हूं कि स्टेशनरी फ्रेम है ये, जिसका सेंटर O है। बेटे यहीं पर इसी पर एक कोई और फ्रेम ले लेते हैं, और उस फ्रेम को हम कह रहे हैं कि वो एस प्राइम फ्रेम है, और जिसका कोऑर्डिनेट जेड प्राइम, और ये होगा वाई प्राइम, और ये होगा एक्स प्राइम है, और उसका भी जो सेंटर है या ऑरिजिन है वो ओ प्राइम है। और ओ और ओ प्राइम दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं व्हेन द टी इज इक्वल टू 0 पर, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि जो एस प्राइम फ्रेम है ये एक रोटेटरी फ्रेम है, ये एक रोटेटरी फ्रेम है। तो मोस्ट ऑफ द बुक इसके लिए फ्रेम का नाम आर सजेस्ट करते हैं, रोटेटरी फ्रेम को आर कहते हैं, एस प्राइम ना कहकर। तो बहुत सारे बुक में अगर आर फ्रेम लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर जो ये एस प्राइम फ्रेम है एक रोटेटरी फ्रेम है, ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। इसी को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं इस फ्रेम को, तो मिटाकर मैं वो भी बनाकर दिखा दे रहा हूं कि बहुत सारे बुक जो है उस तरीके से भी इसे बनाते हैं। तो एक मेरे पास ये फ्रेम है, और इस फ्रेम का नाम है एस, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया वाई, और ये ओ, और यहां पर। और जो मेरे पास दूसरा t इक्वल टू 0 पर यहां पर एक दूसरा फ्रेम है, उस फ्रेम को मैं कह रहा हूं कि y प्राइम है, और यहां पर ये जो है ये z प्राइम है, ये z एक्सिस है, और ये जो फ्रेम है वो x प्राइम है, ये x प्राइम है। बेटे इस वाले फ्रेम को ही हम क्या बोल रहे हैं, रोटेटरी फ्रेम बोल रहे हैं, या आर बोल रहे हैं, या हम अगर इसको एस बोल रहे हैं तो इसे ही एस प्राइम बोलेंगे। तो याद रखना, अगर मैंने कभी कह दिया कि ये रोटेटरी फ्रेम तो आप समझ जाइएगा एस प्राइम फ्रेम, या मैं कह रहा हूं कि आर फ्रेम तो आप समझ जाइएगा एस प्राइम फ्रेम, या एस प्राइम फ्रेम का मतलब आर रोटेटरी फ्रेम। रोटेटरी का मतलब ये किसी एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है कि ये जेड, याद रखना बेटे कि इसका जेड प्राइम और जेड एक ही पॉइंट पर है, जेड ऐसे है, और एक्स और वाई जो है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसे ये कोई फ्रेम है और ये इसका वाई है और इधर का जेड है, तो ये ऐसे घूम रहा है, जेड तो फिक्स है और वाई और एक्स जो है वो घूम रहा है किसी एक एंगुलर स्पीड, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी मुझे कहना चाहिए, और जो क्या है ओमेगा है। तो एक ये रोटेटरी फ्रेम है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूं, वो किसी इनर्शियल फ्रेम में, और जिस पॉइंट का नाम है P, और उस पॉइंट का मास हम ले रहे हैं स्मॉल m, और इस S फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट भी मैं ले रहा हूं x, y और z। और यहां पर S प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, उस कोऑर्डिनेट को मैं कह दे रहा हूं कि वो x प्राइम है, y प्राइम है, और ये z प्राइम है। तो इस तरीके से मैं यहां पर r या s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, और इस s फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है x, y और z है। तो अगर मैं इसके लिए पोजीशन लिखता हूं बेटे, यहां पर मैं इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर लिखता हूं, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के हो जाएगा। बेटे याद रखना, आई जे के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, एंड एक्स वाई एंड जेड is the measurement along the x, y and z axis of this particle in S frame। अगर मैं यहां पर R या S प्राइम फ्रेम, जिसको मैं R बोल रहा हूं रोटेटरी फ्रेम, या S प्राइम फ्रेम जिसको बोल रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में कहूं तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर आने वाला है उसे मैं R प्राइम कह रहा हूं,
तो आर प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एक्स प्राइम और आई प्राइम और प्लस वाई प्राइम और यहां पर जे प्राइम और प्लस के प्राइम और सॉरी यहां पर जेड प्राइम और के यूनिट वेक्टर प्राइम। अब बेटे यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आई जे के को आपने क्यों प्राइम मान लिया। तो यहां पर देखना बेटे कि मैंने ये माना है कि ये रोटेटरी फ्रेम है और रोटेटरी फ्रेम में जो ये यूनिट वेक्टर है जब ये मूव कर रहा है तो कभी एक्स आया इधर तो कभी वाई आया इधर, कभी मतलब एक्सिस जो चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर या यूनिट वेक्टर भी तो चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि जो वाई और जेड ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर और मेजरमेंट सब के सब वेरिएबल है। यहां पर ये सब क्या है, वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है भैया। जब ये फिक्स्ड नहीं है, ये सब क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मजे की बात यह है बेटे ना, यहां पर आप जब पोजीशन वेक्टर देख रहे हो तो मैं हेडिंग ही लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। तो आप ध्यान से देखिए कि ये अगर एस प्राइम फ्रेम है और ये एस फ्रेम है और दोनों का सेंटर टी इक्वल टू 0 पर कोइंसाइड कर रहा है, और जब ये कोइंसाइड कर रहा है तब इस पार्टिकल का एम जो पार्टिकल है इसका जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर एस प्राइम के रिस्पेक्ट में है, दोनों सेम नहीं होंगे भैया। जब ये पार्टिकल फिक्स है किसी इनर्शियल फ्रेम में और दोनों का सेंटर भी फिक्स है, एक दूसरे पर सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो सेंटर के कोइंसाइड करने से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम नहीं होगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो लेट आर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर प्राइम, दोनों का पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, फिक्स होगा बेटे। यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो सेम ही पोजीशन वेक्टर होगा। और जब पोजीशन वेक्टर सेम होगा तो यहां से मुझे क्या लिखना होगा, यहां से बेटे वेक्टर आर इज इक्वल टू आर प्राइम की जो वैल्यू भी तो मैं लिख सकता हूं, एक्स प्राइम और यूनिट वेक्टर आई प्राइम प्लस वाई प्राइम और जे प्राइम और प्लस जेड प्राइम और इनटू के प्राइम, ये लिख सकते हैं ये भाई, होगा ये। और यहां से जो ये वैल्यू है, यहां से ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू क्या कहलाती है, या हम इसको भी कह सकते हैं, यही क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेटे। अगर हम चाहें तो इसके आगे अगर सॉल्व करें, और हमें करना भी है, आगे हम सॉल्व करें तो फिर एक नई दूसरी हेडिंग हमें डालनी पड़ेगी, वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। और हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से मालूम है कि हमें किसी भी फिजिकल पैरामीटर जो मैकेनिक्स से एसोसिएटेड है उनको कैलकुलेट करना है, तो अगर पोजीशन वेक्टर मालूम है और टाइम मालूम है तो हम सब 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमें पोजीशन मालूम है, अब हमें इसी से क्या लाना है, वेलोसिटी लाना है, बस पोजीशन वेक्टर का टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तुरंत क्या मिल जाएगा हमको, तुरंत हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब मिल गई फिर हम टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो जितने भी मैकेनिक्स से एसोसिएटेड फिजिकल पैरामीटर हैं, अगर हमें पोजीशन वेक्टर और टाइम मालूम है तो हम उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा कि हम इस इक्वेशन का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होगा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम और प्लस जेड प्राइम एंड के प्राइम। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी ऑफ द एबव इक्वेशन वी विल गेट। तो क्या मिलने वाला है यहां से बेटे, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब यहां पर देखना यह है बेटा, मैंने यहां पर बता दिया है आपको कि यहां पर ये जो फ्रेम है
एस प्राइम फ्रेम है, इसके हर एक एक्सिस सेंटर को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका एक्स प्राइम और आई प्राइम या यूनिट वेक्टर आई प्राइम ये सब के सब वेरिएबल हैं। और जब ये वेरिएबल हैं तो अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा और यूवी मेथड से सॉल्व होगा। यूवी मेथड का मतलब होगा कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटे, तो इसको हम फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्राइम, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आई और कैप प्राइम अपान क्या हो जाएगा बेटे डी टी प्लस, अभी इसी का कर रहे हैं, ये इसी का कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का कर रहे हैं। और अब क्या हो जाएगा आई का यहां पर क्या होगा, आई प्राइम को जो रख दिया अब एक्स को रखेंगे तो डी एक्स प्राइम अपान डी टी हो जाएगा। बेटे अभी यहां तक किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट किया। अब इसका करते हैं, ये देख लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा हो रहा है, तो सेकंड इंटू फर्स्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा वाई प्राइम और डी जे प्राइम हो जाएगा यहां पर, और अपान क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और प्लस जे प्राइम को ऐसे एज इट इज रहने दो और डी वाई प्राइम अपान डी टी हो जाएगा, और प्लस अभी इसका इस वाले टर्म का भी हो गया, इसका भी करते हैं तो जेड प्राइम और डी के प्राइम अपान डी टी और प्लस के प्राइम और यहां से हो जाएगा डी जे प्राइम अपान डी टी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इनको एक साथ लिखते हैं। तो एक साथ लिखने के लिए यहां से मैं यहां से देखते हैं बेटे, ये आई पहले तो इसको लिख लेते हैं डी आर बाई डी टी और इज इक्वल टू, ये वाला टर्म पहले हम नोट करेंगे। ये वाला टर्म क्या है, आई और प्राइम और डी एक्स प्राइम अपान डी टी। बेटे ये वाला टर्म हो गया। अब इस वाले टर्म को नोट करते हैं, प्लस जे प्राइम और डी वाई प्राइम अपान डी टी। अब इस वाले टर्म को नोट कर लेते हैं जो क्या है कि के प्राइम और डी जे प्राइम अपान डी टी। ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम और फिर प्लस लगा लेते हैं। अब ये हमारा हो गया है और ये हो गया है, जो बचे हैं उनको एक साथ लिख लेना है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम और डी आई प्राइम अपान डी टी और प्लस लगा के कितना हो जाएगा, यहां पर इस वाले टर्म को लिखा एक्स प्राइम डी आई प्राइम अपान डी टी, और ये वाई प्राइम और डी जे प्राइम अपान डी टी, और प्लस क्या हो जाएगा जेड प्राइम और डी के यूनिट वेक्टर प्राइम अपान डी टी। तो इस तरीके से ये एक ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या होगा बेटे, ये आई प्राइम डी एक्स प्राइम अपान डी टी, आई प्राइम डी एक्स प्राइम और अपान डी टी, जे प्राइम डी वाई प्राइम अपान डी टी, के प्राइम और डी जे प्राइम अपान डी टी। ये आप ध्यान से देखिए इसको बेटे, तो आप इसी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा बेटे। यहां पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पर देखें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा डी आर प्राइम अपान डी टी, ये हमें मिलेगा यहां से, ये पूरा सॉल्व होकर इतना मिलेगा, और प्लस यहां से एक्स प्राइम और डी आई प्राइम अपान डी टी और प्लस वाई प्राइम डी जे प्राइम अपान डी टी और प्लस जेड प्राइम, और क्या मिलने वाला है यहां से डी के प्राइम अपान डी टी, ये यहां से मिलेगा, और ये डी आर वेक्टर अपान डी टी। बेटे हम क्या जानते हैं, तो यहां पर एक रिलेशन भी जानते हैं हम लोग, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन
एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये एक रिलेशन जानते हैं, बहुत पॉपुलर रिलेशन है ये। और वो रिलेशन क्या है बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, यही जानते हैं। या फिर हम यहां पर कहें कि ओमेगा क्रॉस आर, ये जानते हैं हम लोग, यही जानते हैं। ये कोई एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पर ये ओमेगा है, यहां पर मान लेते हैं कि आउटवर्ड में है। ओमेगा क्या है, आउटवर्ड में है, तो आउटवर्ड में ओमेगा है। तो हमें एक चीज यहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए एक चीज और मालूम है, राइट हैंड कर्ल रूल भी मालूम है। यहां पर इसका जो डायरेक्शन पता करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से मालूम करते हैं। राइट हैंड ये, तो ये कहता है कि ये जो आपका राइट हैंड है, जिधर ये मूव कर रहा है, मान लो इधर मूव कर रहा है, अभी ऐसे मान लो कि ऐसे ये मूव कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, और ये इधर मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v हो जाएगी। ऐसे रखें, इस फोर फिंगर को ऐसे रखें, मतलब जिधर आपका ओमेगा बाहर आ रहा है उधर रखें, और r की ओर अपने फोर फिंगर को ऐसे कर्ल करें, तो आपका थंब जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। कुछ इस तरीके से ऐसे आप किसी सर्कुलर पाथ में आप वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। या फिर आप एक दूसरे एग्जांपल लें, तो यहां पर आपने क्या किया है, ये क्रॉस का मतलब है कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है इस बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इनवर्ड है, ये आउटवर्ड था और ये इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड है। और आपने माना कि यहां पर जो इसका रेडियस का पोजीशन वेक्टर है वो इस साइड में है, तो अब आपने, ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका फोर फिंगर है, और आर की ओर जैसे ही आप कर्ल करते हैं तो आपका अंगूठा नीचे की ओर चलता है। इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, और यहां पर जब ये कह सकते हैं कि ओमेगा बाहर की ओर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऐसे, तो आपने ऐसे किया और आप आर की ओर अपने फोर फिंगर को कर्ल किए, तो आपका थंब बता रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। तो हमें ये मालूम है कि अगर मैं v को, ये v मेरा क्या है, लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन दिस सर्कुलर पाथ, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, और r मेरा पोजीशन वेक्टर या कह सकते हैं कि इस रेडियस का आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर है। अगर मैं v को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, dr/dt। वेलोसिटी तो क्या होता है, पोजीशन का t के साथ आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मिल जाएगा वेलोसिटी। और ओमेगा जो होगा, ओमेगा को वैसे ही रहने दो और ये r को वैसे ही रहने दो। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर भी r है, यहां पर भी r है, या हम ऐसे कह दें कि dt और r को उतार कर नीचे बैठा दो तो ओमेगा और इंटू r हो जाएगा। बेटे ये r से r अगर हम हटा दें तो d/dt इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें, ओमेगा क्रॉस कोई एक फिजिकल क्वांटिटी। आप एक चीज यहां से देख रहे हैं आप कि ये क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया। क्या बन गया, ये एक ऑपरेटर बन गया, ये एक ऑपरेटर बन गया। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये सॉल्व करके उस फिजिकल क्वांटिटी को दे देगा। या मैं ऐसे कहूं कि अब d है ये, और d/dt आप वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ओमेगा इंटू v, ये भी ऑपरेटर के तरीके से बिहेव करने लगा। d/dt है, आप इस यहां पर कुछ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप एक्सीलरेशन का करा दीजिए, ओमेगा क्रॉस से। कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी यहां पर आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे d/dt है, आप i को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, तो ओमेगा क्रॉस i यहां से मिल जाएगा। आप यहां से d/dt एक ऑपरेटर के तरीके से बिहेव करने लगा, ये ठीक है, ये एक ऑपरेटर के तरीके से बिहेव करने लगा, तो j का एंट्री करवा दीजिए, तो ओमेगा क्रॉस j दे देगा। d/dt आप यहां पर k का एंट्री करवा दीजिए, ओमेगा क्रॉस k यहां पर सॉल्व करके दे देगा। तो ये एक ऑपरेटर के तरीके से बिहेव करने लगा।
जब ये एक ऑपरेटर की तरीके से बिहेव करने लगा तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को ये सॉल्व करके आपको रिजल्टेंट आंसर दे देगा। तो यहां पर बेटे मुझे मालूम क्या करना है, आई प्राइम। तो जब ये एक ऑपरेटर के तरीके से बिहेव करने लगा तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आई प्राइम का मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये आई प्राइम हो जाएगा क्योंकि ये एज ए ऑपरेटर बिहेव करने लगा है। अगर मुझे यहां पर डी जे चाहिए तो जे प्राइम कर दे, डी जे प्राइम चाहिए तो डी जे प्राइम हो जाएगा। ऐसे डी के प्राइम बाई डी टी चाहिए तो मैं यहां के प्राइम कर देता हूं, और इस तरीके से इस ऑपरेटर से सॉल्व होकर डी आई प्राइम अपॉन डी टी, डी जे प्राइम अपॉन डी टी, डी के प्राइम अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। और ये पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू इस वाले इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, इस कह सकते हैं कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर मुझे वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं इसको पहले मिटा लेता हूं। तो बेटे यहां पर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये डी आर प्राइम अपॉन डी टी और प्लस बेटे ये एक्स प्राइम है, ये एक्स प्राइम है, और डी आई प्राइम अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास ऑपरेटर को रखकर सॉल्व करके कितना आ गया है, ओमेगा क्रॉस आई और ये प्राइम और प्लस अब ये वाई प्राइम है, वाई प्राइम है, और वाई प्राइम और डी जे प्राइम अपॉन डी टी की वैल्यू ये ओमेगा क्रॉस जे से आ गया है, ओमेगा क्रॉस जे प्राइम और प्लस अब यहां पर जेड जो है वो प्राइम है और डी के प्राइम अपॉन डी टी से ये वैल्यू आ गई है ओमेगा क्रॉस के आ गया है, ओमेगा क्रॉस के आ गया है। अब ये पूरी वैल्यू पुट हो गई है। पूरी वैल्यू पुट होने के बाद डी आर अपॉन डी टी और डी आर प्राइम अपॉन डी टी। बेटे यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा 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 कॉमन हो गया। ओमेगा कॉमन होने के बाद क्या मिला हमें, एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम और जेड जे प्राइम और जेड प्राइम और इंटू के प्राइम। आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है यहां पर आप देखें, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया है, आर वेक्टर के इक्वल आ गया है। तो डी आर अपॉन डी टी और डी आर प्राइम अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा क्रॉस, ये वैल्यू बेटे आर के इक्वल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेक्टर आर। और आप यहां से ध्यान से देखेंगे बेटे तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन द इनर्शियल फ्रेम, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, या दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन अ रोटेटिंग फ्रेम। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी आर अपॉन डी टी, और ये हो सकता है इनर्शियल फ्रेम, और यहां पर डी आर प्राइम अपॉन डी टी, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये रोटेटिंग फ्रेम को बेटे हम स्मॉल आर से लिख रहे हैं, या मोस्ट ऑफ द बुक इसको स्मॉल एस से भी लिख सकता है या एस प्राइम से लिख सकता है, और प्लस जो होगा वो ओमेगा क्रॉस आर, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पर वेक्टर लगा लीजिएगा। तो अब ये जो वेलोसिटी 1 की आई है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम, और ये बनकर आ जाएगा ओमेगा और क्रॉस आर। इस तरीके से वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। आप इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी ऑपरेटर के तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, यहां इस इक्वेशन से लेंगे, इस इक्वेशन से लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ठीक से। तो डी वाई डी टी और इस आर वेक्टर को यहां लिख लेंगे, और डी वाई डी टी और पोजीशन वेक्टर आर को ऐसे लिख लेंगे, और ओमेगा और क्रॉस आर। बेटे आप अगर यहां पर डी वाई डी टी है और यहां पर यहां से हटा देते हैं या ऐसे लिख ही लेते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू और डी प्राइम अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा और क्रॉस, यहां पर कुछ ना कुछ एक वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर आर मैं लिख लेता हूं, वेक्टर आर।
अब आपको थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना होगा बेटे। आपको लग रहा होगा कि मैंने आर 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 सब में है तो मैंने यहां से कॉमन कर लिया और यहां वाला आर यहां लिख दिया, लेकिन लग रहा होगा कि यहां तो आर प्राइम था सर, यहां कैसे आर ले लिया। बेटे जब ये आर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैंने इस आर प्राइम की जगह पर यहां डी प्राइम अपॉन डी टी लिखा हुआ है, तुरंत ये जो आर है इसके साथ जैसे ही ऑपरेट होगा ये आर प्राइम बन जाएगा, और जब ये आर प्राइम बन जाएगा तो फिर से हमें यही पूरी वैल्यू मिलेगी डी आर प्राइम अपॉन डी टी। इसीलिए मैंने इस वेक्टर आर, ये वेक्टर आर जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऑपरेटर के ऊपर ही प्राइम लगा दिया है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, और मैं इस इक्वेशन को और भी मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं, डी बाई डी टी और डी प्राइम अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा और क्रॉस, यहां पर जो आएगा वो एक वैल्यू आएगी। इस तरीके से ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको मिटाना पड़ रहा है। तो ये जो होगा बेटे, ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये यहां पर चीजें ये है क्या, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटरी फ्रेम, और ये उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी है जिस पर वो रोटेट कर रहा है। और r क्या है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन s फ्रेम, या कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम है। और यहां पर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को एक ऑपरेटर के टर्म में हमने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल ये जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी था। ये क्या था, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी है। तो अब हम एक चीज और जानते हैं, यहां पर हमने पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखा बेटा, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। यहां पर जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी आप इसको नोट करते रहिएगा पेपर पेन के साथ, वहां पर आपको देख लेना होगा कि किस चीज की आगे स्टेप में जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखें क्या है। तो हमें इतना मालूम है बेटे कि अगर ये जो फ्रेम था, हमने जो डायग्राम मिटा दिया, फ्रेम था, उस फ्रेम में हम एक्सीलरेशन की बात करें और इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन की बात करें, तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहां पर जो मेरा एक्सीलरेशन आएगा वो dvi अपॉन dt बनेगा, dvi अपॉन dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, ये आ जाएगा। हमें क्या, हमारी हेडिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो बेटे जब हमें यहां पर इतनी ये मालूम है तो ai इज इक्वल टू डी बाई डी टी और vi मैं लिख सकता हूं, यहां पर ये मैं लिख सकता हूं। और आप यहां पर देखें कि vi इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ai इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहां पर vi की जगह पर क्या मिलेगा, वी आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, और प्लस ओमेगा और क्रॉस कितना मिलने वाला है, आर मिलने वाला है। ठीक, याद रहे, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो एक चीज और हमने देखें कि जब हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी, तो उसमें इस वाली इक्वेशन से हमने एक ऑपरेटर जनरेट कर लिया था, और वो ऑपरेटर डी बाई डी टी जो है वो इसके इक्वल है। तो यहां पर जो ये डी बाई डी टी है ना, ये डी बाई डी टी, इसकी जगह पर हम यही वाला ऑपरेटर लिखने वाले हैं, ये ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर है डी प्राइम अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा और क्रॉस, ये मेरा ऑपरेटर हो गया, और ये वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये मेरा ये वाला चीज हो गया। याद रहे बेटा, डी बाई डी टी जो ये ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर इसके इक्वल है, डी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ये जहां पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, और फिर मैंने ये वैल्यू यहां पर डी बाई डी टी की जगह पर लिख लिया और ये एज इट इज रहने दिया।
आगे देखते हैं बेटे। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आई इज इक्वल टू डी प्राइम अपॉन डी टी, और इस पूरे ब्रेकेट के साथ इसका कराएंगे तो वी आर और प्लस ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। और अब ओमेगा प्लस ओमेगा क्रॉस और वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। हमने क्या किया, इस पूरे ब्रेकेट के साथ इसका और इस पूरे ब्रेकेट के साथ ऑपरेट करवा दिया। जब ऑपरेट करवा रहे हैं बेटे तो ये कितना हो जाएगा, डी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डी प्राइम अपान वी आर अपान डी टी, यहां से ये हो जाएगा, और प्लस यहां से बेटे याद रखिएगा डी प्राइम अपान डी टी और ओमेगा क्रॉस आर, और प्लस देखो याद क्या रखना है कि ये दोनों वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल हैं तो हमें फर्स्ट इंटू सेकंड से यहां पर सॉल्व करना होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व करना होगा। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस यहां पर वी आर वेक्टर हो जाएगा, और प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर यहां पर ये हो जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, इसका मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के सॉल्व किए। अच्छा एक चीज और बता दे बेटा, दिस इज द एक्सीलरेशन, दिस इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम, यही तो है। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम है, तो इससे मैं लिख सकता हूं ए आर, क्या लिख सकता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, तो ए आर हो जाएगा ये। और यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो बेटे जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो ओमेगा को ऐसे रखें, और डी प्राइम आर अपान डी टी भी लिख सकते हैं, और प्लस फिर क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपान डी टी और क्रॉस आर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। याद रहे बेटे, ऑर्डर मेंटेन रहे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ऑर्डर ना गड़बड़ हो। और प्लस यहां से कितना हो जाएगा, ओमेगा और क्रॉस वी आर, और प्लस ओमेगा और क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये यहां पर रहेगा बेटे। यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, ओमेगा, यहां पर क्या मिलने वाला है, ओमेगा और क्रॉस डी डैश आर डी प्राइम और आर वेक्टर अपॉन डी टी। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये v स्मॉल r से लिखा जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटरी फ्रेम। और प्लस ये कितना हो जाएगा, इसे मैं ओमेगा डॉट से लिख दूं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंज है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, वो डेरिवेटिव है, तो इससे ओमेगा डॉट से, दो बार होता है तो ओमेगा डबल डॉट ऐसे लिखते हैं। तो ओमेगा डॉट लिख दे रहे हैं इसको, और क्रॉस ये वेक्टर आर बन गया, और प्लस यहां से ओमेगा और क्रॉस वी आर, और प्लस ओमेगा क्रॉस आर हो गया ये। और बेटे ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू देखो एकदम सेम है, तो इसे ए आर और प्लस 2, और यहां से ओमेगा क्रॉस वी आर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, मतलब वी आर, और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा डॉट क्रॉस यहां पर कितना हो जाएगा, आर, और प्लस ओमेगा क्रॉस आर हो गया है यहां पर। ये बेटे आपके पास क्या आ गया है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटरी फ्रेम। और यहां पर ये जो टर्म है, यही टर्म क्या है, यही टर्म कोरियोलिसिस एक्सीलरेशन का है। तो यही क्या होगा, कोरियोलिस एक्सीलरेशन होगा, इसी को क्या बोलेंगे, कोरियोलिस एक्सीलरेशन, यही होगा बेटे कोरियोलिस एक्सीलरेशन। और ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम, या मैंने शुरुआत से ही एक वर्ड यूज कर रखा है इसके लिए, फ्रेम आर या रोटेटरी फ्रेम। और यहां पर क्या है ये, या मैं यहीं पर लिख देता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम, ये यहां के लिए है। ये क्या है, कोरियोलिस
एक्सेलरेशन है। ये क्या है बेटा, ये है एलर एक्सेलरेशन। इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर करूंगा और बताऊंगा कि एलर फोर्स और एलर एक्सेलरेशन क्या है। और ये क्या है आपका, ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये पूरा जो इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटे इसी को, कोरियोलिस थ्योरम बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन हुआ। आगे हमारा इस सीरीज में यहीं से बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं। तो लेकिन पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स करेंगे, उसके बाद हम यहीं से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, या फिर यहां पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है, एलर एक्सेलरेशन क्या का कॉन्सेप्ट कब आता है। थोड़ा सा पहले यहां पर व्यू देख लेते हैं। ये मिटाना पड़ेगा मुझे। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, ये 1 घंटे से ऊपर जाएगा ये। यहां पर मैं ए आर इधर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, और इस पूरे टर्म को उठाकर इधर भेज देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, और माइनस लगाकर ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, ओमेगा क्रॉस वी आर, और माइनस ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा, और माइनस ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। ये आप बेटे वही का पूरा वही चीज है। ये 1 2 3 और 4 वही स्टेप है, सब कुछ वही हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वही स्टेप हो रहा है ये। अब देखो यहां पर ये, इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, कोरियोलिस फोर्स एक्सीलरेशन बोल रहे थे, एक्सीलरेशन बोल रहे थे। ये क्या है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन है। यहां पर इसे क्या बोल रहे थे, एलर एक्सेलरेशन है ये। और अब ये क्या हो गया, ये बेटा हो गया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके सामने अब क्या हो गया, माइनस साइन आ गया है। और ये यही जो एक्सेलरेशन है, यही अपीयर हो रहा है किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में उस पार्टिकल को। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसी से हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स कितना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, तो इसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि एफ एन का मतलब है, या आर भी, आर लिख देता हूं, एफ आर मतलब फोर्स on a particle in a rotating frame is equal to the force on the particle in the S frame. S frame में उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और प्लस स्यूडो फोर्स। यही क्या है मेरा, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है ये। बेटे एक बात बताइए, अगर इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लूं, या पहले इसी को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, m और वेक्टर ए और आर हो जाएगा, और एम और यहां से ए आई हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, एफ नॉट। बेटे इस यहां पर इस इक्वेशन को हम लिखें ए आर और इक्वल टू ए आई और माइनस 2 ओमेगा और क्रॉस वी आर, माइनस ओमेगा डॉट क्रॉस आर, और माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अब बेटे अगर इसमें इस दोनों साइड में, इस इक्वेशन में स्मॉल m से मल्टीप्लाई करा दें, तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स, ये कितना आ जाएगा, एम आई और माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर, और माइनस m ओमेगा डॉट क्रॉस आर, और माइनस m ओमेगा क्रॉस और क्रॉस आर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इधर मिटा देता हूं। बेटे अब देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये
कि ये वाला टर्म आपको सेम है जैसे मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है और ये टर्म भी आपको ऐसे मिल रहा है, यानी कि ये एफ कंपेयर कर लेते हैं ना इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो एफ नॉट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, एफ नॉट इज इक्वल टू -2m और ओमेगा क्रॉस वी आर -m ओमेगा डॉट और वेक्टर आर क्रॉस लगा के और -m ओमेगा क्रॉस आर, इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, एक स्यूडो फोर्स मिल रहा है। क्या है बेटे, ये एक स्यूडो फोर्स है। अब यहीं से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि जो आपने हेडिंग लिखा था यूनिफॉर्म रोटेटिंग, हेडिंग आपकी यही थी, रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स, यहीं से आपका अब शुरू हो रहा है ये हेडिंग कि क्या है बेटे। याद रखना कि जब आपका जो रोटेटिंग फ्रेम है, उस रोटेटिंग फ्रेम में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल उसके सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है और ओमेगा उसका कैसा है, ओमेगा उसका एंगुलर स्पीड वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, या मैं ऐसे कहूं कि किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में कोई एक पार्टिकल है जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, या कोई एक फ्रेम है जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है और उसके अंदर एक पार्टिकल है, तो उस पर 3 तरीके के स्यूडो फोर्स लगेंगे। फिर से सुने इस बात को कि कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है, तो वह क्या करेगा, 3 स्यूडो फोर्स को ऑब्जर्व करेगा। पहला जो स्यूडो फोर्स है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कोरियोलिस, क्या कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका अमाउंट कितना है, -2m ओमेगा क्रॉस वी आर, इतना वो ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा कौन सा फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, ये है जो क्या है, ईलर फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, ईलर फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है जो -ओमेगा डॉट और वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर है। तीसरा कौन सा स्यूडो फोर्स वो ऑब्जर्व कर रहा है, तीसरा जो कर रहा है वो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, जो कितना है, -m ओमेगा क्रॉस आर है। ये 3 फोर्स हैं। जब किसी भी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल उस रोटेटिंग फ्रेम में मोशन में है और ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में ही है, तो वह क्या देखेगा कि उस पार्टिकल पर 3 तरीके का स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला कोरियोलिस फोर्स, ईलर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से आया है, जो ईलर फोर्स है ईलर एक्सेलरेशन की वजह से है। ये जो टर्म है ये ईलर एक्सेलरेशन का है, ये जो टर्म है कोरियोलिस एक्सेलरेशन का है, ये जो टर्म है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का है। और एक्सेलरेशन अपने साथ एक फोर्स ही लेकर आता है, जब उसमें हम मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। लेकिन कब के लिए है, व्हेन द रोटेटिंग फ्रेम इज मूव्स विथ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब कोई भी रोटेटिंग फ्रेम क्या है, ओमेगा के एंगुलर स्पीड से कम या ज्यादा, ओमेगा का मतलब है कि उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा से कम या ज्यादा होता रहे, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, तब ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि ओमेगा को कांस्टेंट कर दिए, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो भैया आप यहां पर एक एक्सीलरेशन का इक्वेशन जानते हैं, AR इज इक्वल टू AI -2 ओमेगा क्रॉस VR, कोरियोलिस एक्सीलरेशन -ओमेगा डॉट क्रॉस R और -ओमेगा क्रॉस R। भैया इस टर्म में ये जो ओमेगा है ये बेसिकली ओमेगा डॉट का मतलब क्या होता है, ओमेगा डी ओमेगा अपान dt। अब अगर आपने ओमेगा को कांस्टेंट कर दिया, ये बेसिकली केस जो हम बता रहे हैं वे अर्थ का केस है। अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है ना अपने एक्सिस पर, वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है टाइम के साथ। अगर वो कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी की जो वैल्यू है ओमेगा की कांस्टेंट होने से
ये जीरो आ गई। अगर ये जीरो आ गया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस रोटेटिंग फ्रेम का में जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए आई माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी आर हो गया और माइनस ओमेगा क्रॉस आर हो गया। ये बेसिकली एक्सेलरेशन हो गया। जब कब हो गया हमारा, जब कोई पार्टिकल ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उस पर इस तरीके के एक्सेलरेशन लगेंगे। तो यहां पर अगर मैं अर्थ के लिए बहुत प्रिसाइजली देखूं तो अभी भी अर्थ के लिए ये क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं हो पाया है, क्योंकि अर्थ का जब ओमेगा कांस्टेंट करते हैं ना, ओमेगा कांस्टेंट करते हैं तो हम एक चीज और मान लेते हैं कि एक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो है, ये अर्थ मान लो कि अर्थ है और अर्थ में हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर रुके हुए हैं, अर्थ के ही सरफेस पर रुके हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी स्पीड उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। और अर्थ अपने सरफेस एक्सिस पर मूव तो कर रहा है और अर्थ के सरफेस पर हम कहीं रुके हुए हैं। जब रुके हुए हैं तो हमारा जो मोशन है वो तो हो ही नहीं रहा है, तो हमारी जो स्पीड है वो तो जीरो हो गई। जब वो जीरो हो गया यानी कि वी आर जो है जीरो हो गया, यानी कि जो पोजीशन है या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो जीरो हो गया। तो जो ए आर आया एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटरी फ्रेम आया वो ए आई और माइनस क्या आया, ओमेगा क्रॉस आर आया। ये इस तरीके का आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन का और हम आंसर दे सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि किसी रोटेटरी फ्रेम में कोई एक पार्टिकल है तो वो क्या करता है, एक बॉडी के एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स फील करता है। अगर आप उस फ्रेम में हो तो जाके देखें तो वो एक फोर्स फील करता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या कोई एक ऐसा स्यूडो फोर्स उस पर लग रहा है। तो क्या आप जानते हो कि अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से और हम उसके सरफेस पर हैं, तो हम पर क्यों नहीं कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर उठता है ना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी तो आंसर मिलना चाहिए हमको कि अर्थ अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है और उसके सरफेस पर हम हैं, तो हम भी किसी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो हम पर भी तो कोई एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए, स्यूडो एक्सेलरेशन लगना चाहिए। तो क्यों नहीं लग रहा है? तो लगता है, इसका भी आंसर है लगता है, लेकिन कितना लगता है वो चीज हम आपको दिखा दें, कितना लगता है। अच्छा, यहां पर वो चीज देखने के लिए हम देखें कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। तो बेटे अगर ये अर्थ है तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और अर्थ का अगर मैं एक्सीलरेशन लूं तो ये क्या हो जाएगा, जी नॉट हो जाएगा, जी नॉट हो जाएगा, जो कि ये इनर्शियल फ्रेम ए आई के इक्वल होगा। और अगर ये मैं कहूं कि ओमेगा से मूव कर रहा है, ओमेगा से मूव कर रहा है और यहां पर ये जो है एक ऐसे मैंने वेक्टर ले लिया और ये इसका क्या है, एक्सीलरेशन है। और मैंने ये देखा कि ओमेगा ऊपर की ओर है, ओमेगा ऊपर की ओर है और इसका ये वेक्टर जो है वो इस साइड में है। तो ओमेगा इधर देखना है बेटा, ओमेगा से आर जाते हैं और इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉल आर है। ये जो है ये यहां से यहां तक का स्मॉल आर है, तो ये वेक्टर स्मॉल आर होगा। तो ओमेगा से आर जाते हैं, ओमेगा ये है और आर गए हैं तो ओमेगा से आर गए, राइट हैंड का रूल लगाए। तो हमारा थंब क्या बता रहा है कि ये जो ओमेगा और आर का जो डायरेक्शन आया है ये यहां पर इनवर्ड आया है, ये यहां पर कैसा आया है, इनवर्ड आया। देखिए ओमेगा से आर गए हैं तो इनवर्ड आ गया है। अब आप बताइए कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड में है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड में है, ये इनवर्ड में है, ये इनवर्ड में है। तो ये ओमेगा की ओर हम करेंगे अपने इस फोर फिंगर को और उस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, फोल्ड कर देना है। हमने फोल्ड किया। अब ये थंब क्या बता रहा है कि अंदर की ओर एक आपको क्या लग रहा है, अंदर की ओर एक आपके पास एक्सेलरेशन है, अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन है और इसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हर एक जो एक्सिस पर या इस पर लग रहा है, हर एक चक्ति पर ऐसे अगर हम काट कर रखें
तो जो लग रहा है यही हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो इस वैल्यू को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को सॉल्व कर, हाँ एक चीज और बता दे बेटे, ये ओमेगा और आर हमेशा एक दूसरे की सब 90 डिग्री पर हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए आर इज इक्वल टू यहां पर जी नॉट आ जाएगा और माइनस, तो यहां पर सॉल्व करते हैं तो ओमेगा, देखो इस पूरे को एक्स मान ले, हम इस पूरे को एक्स मान ले तो ओमेगा क्रॉस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये, और ये बेटे क्या हो जाएगा, जी नॉट माइनस ओमेगा और एक्स और साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, ओमेगा और एक्स आर के बीच में 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू जब हम यहां पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमने ओमेगा क्रॉस आर मान रखी है, तो बेटे अगर ओमेगा क्रॉस आर रखोगे तो फिर से कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा और आर हो जाएगा, और साइन फिर से 90 रखोगे आप, साइन 90 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, और ये जो ओमेगा आर था ये ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर हो जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कहां कहां आ गया, किसी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम से देखा गया है, किसी ऑब्जर्वर ने देखा है किसी पार्टिकल का, तो ये इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो अर्थ है ये 24 घंटा इसका टाइम पीरियड है, तो 24 घंटा इसका टाइम पीरियड है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 24 इंटू 60 और यहां पर आर सॉल्व करोगे तो बेटे यहां पर ये चीज क्या है, फाई है, तो ये एंगल देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा मैं मिटा के सही से बना दे रहा हूं, ये एंगल बेटे आप देखोगे फाई है, तो ये एंगल फाई हो जाएगा, और ये इतना क्या है, स्मॉल आर है, और ये इसकी रेडियस है अर्थ की जो कि आर है। तो अगर आप कॉस फाई लेंगे तो कॉस फाई क्या हो जाता है बेटे, कॉस फाई कितना हो जाता है, लाल बटे कक्का, ये इस फार्मूले से आप याद रखें, तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, तो यहां से फाई तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण मेरा आर ई हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ई कॉस फाई हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ए आर इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर और आर ई और कॉस फाई हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे प्रूव हो रहा है, और अर्थ पर भी यहां पर, और आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करें, आप देखिए ओमेगा की वैल्यू इतनी है और आर ई की वैल्यू आपको पता है कितना है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये पूरा जब सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके आएगा क्या, मैं यहां पर मिटाना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो जो ये ए आर है बेटे ये कितना आएगा, 0.3% ऑफ जी नॉट, ये आएगा। सॉल्व करेंगे, ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। और अब आप देख रहे हैं कि किसी नॉन इनर्शियल बॉडी के अंदर या किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कोई एक ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो उस पर भी एक क्या लग रहा है, एक रोटेटरी फ्रेम की वजह से एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेशन इसके रेस्पेक्ट में कितना है, 0.3% ही है। जब उसको पूरा सॉल्व करोगे सारी वैल्यू रखकर तो इतना ही आएगा। तो आपने देखा कि अर्थ अपने एक्सिस पर जब मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और उसके सरफेस पर आप खड़े हैं, तो आप पर ऐसा नहीं है कि कोई स्यूडो फोर्स या स्यूडो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, आपके ऊपर भी कोई एक स्यूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन उस एक्सेलरेशन या फोर्स की जो वैल्यू है, या हम बेसिकली एक्सेलरेशन की बात करें, वो इतना कम है उस जी नॉट या एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी से कि वो एक्सेलरेशन क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है वो, नेग्लिजिबल है। इसलिए हमें क्या नहीं होता है, वो ऐसा एक्सेलरेशन फील नहीं होता है। तो बेसिकली जब हम ट्रक में होते हैं, बस में होते हैं, कार में होते हैं, बाइक, साइकिल, किसी ऐसे मतलब कि हाई स्पीड वाले उस पर होते हैं, कह सकते हैं व्हीकल्स पर होते हैं, तो जब कभी भी वो टर्न होता है या रोटेट करता है तो हमें वहां पर स्यूडो एक्सेलरेशन या स्यूडो फोर्स या इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट तो आ जाता है, लेकिन जब अर्थ के केस में आते हैं तो हमें वहां पर ये चीजें फील नहीं हो पाती हैं। जबकि छोटे छोटे पार्टिकल जब एक्सेलरेट करते हैं तो उनमें ये चीज फील होती है।
तो वहां पर फील नहीं होती है। उसका रीजन यही है कि वहां पर जो लगने वाला एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 0.3% ही लग पा रहा है, और ये एक्सीलरेशन इतना कम है कि फिर वो फील नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अर्थ के केस में हमारे ऊपर कोई स्यूडो एक्सीलरेशन नहीं लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है। तो ये इस तरीके से हम और भी एक आध दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास कोई एक ऐसे झूले आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, ऐसे वो रोटेटरी एक चक्की नुमा होते हैं ऐसे, तो वहां पर भी हम देखें तो एक पार्टिकल हम इसके पास फेंकना चाह रहे हैं, तो ऐसे जब फेंकते हैं तो ये आगे निकल जाता है और इसकी जगह पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स एक्सेलरेशन ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल हमने फेंका है इसके पास ना पहुंचकर इस जो यहाँ आ गया है उसके पास पहुंचा है। तो यहाँ पर इसी एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। और कोरियोलिस एक्सेलरेशन आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा, या मैं ऐसे दिखा दूं कि कितने तरीके के स्यूडो होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पायोटेड पॉइंट है जिसके अराउंड ये ऐसे मूव कर रहा है। जब ये ऐसे मूव करेगा तो बेटे बाहर की ओर जो एक्सेलरेशन काम करने वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ये सब स्यूडो हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इधर की ओर वर्क करेगा, ये इधर की ओर, और इधर जो वर्क करने वाला है सेंटर की ओर वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और इधर जो वर्क करने वाला है वो है ईलर एक्सेलरेशन, और पीछे की ओर जो वर्क ये करने वाला है कोरियोलिस एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से हमारे किसी रोटेटिंग फ्रेम में इतने जो स्यूडो फोर्सेस या स्यूडो उससे एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है वो वर्क करते हैं। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।